Hello, 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 hello. Am I live? Okay, perfect. Yes, boys and girls, what's up? Kasakai. कैसे हो सब लोग? Finally, we are here with Tax Cracks. Now, बहुत दिनों से मैं तुम लोगों को बोल रहा था आएगा 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 बट यस वी आर लाइव विथ टैक्स क्रैक्स. जस्ट 1 second. Okay. So guys, कैन वी स्टार्ट विद द फर्स्ट सेशन ऑफ कैपिटल गेन्स. नाउ मैंने तुम लोगों के लिए क्या किया, जस्ट आई विल टेल यू द बेसिक थिंग कि हम लोग क्या कर रहे हैं टैक्स क्रैक्स के अंदर. सिंस दिस इज द फर्स्ट सेशन, टैक्स क्रैक्स जो है जिसके अंदर ये छोटे छोटे पॉइंट्स तुम लोग एवरी चैप्टर में कुछ ना कुछ मिस आउट करते हो, जो तुम लोग मे बी लास्ट डे भी देख सकते हो. उसके हिसाब से मैं तुम लोगों के लिए थोड़े से ऐसे नोट्स बनाए हैं. ओके, इफ यू सी, छोटे छोटे ऐसे नोट्स मैंने बनाए तुम लोगों के लिए. ये नोट्स अगर तुम लोग पढ़ के गए तो छोटे छोटे पॉइंट जो तुम लोग एग्जाम के अंदर मिस आउट करते हो ना, वो एग्जाम के अंदर तुम लोग मिस आउट नहीं करोगे एंड यू विल नॉट लूज मार्क्स. राइट, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन. विल नॉट वेस्ट एनी फर्दर टाइम. देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज, टैक्स क्रैक्स भी स्टार्ट करने के पहले अगर तुम लोग ये चैनल पे नए रहोगे तो एक छोटा सा लाइक बटन दबा देना और सब्सक्राइब भी कर देना. ये चैनल को अभी स्टार्ट करते हैं, विल नॉट वेस्ट टाइम. टैक्स क्रैक्स में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है, ये उल्टा हो गया है, पहले आ गया. चलो, टैक्स क्रैक्स कैपिटल गेन्स. अभी मैं सबसे पहली चीज, कैपिटल गेन का जो टैक्स क्रैक्स का जो नोट्स है, ये नोट्स है, ऑल दीज नोट्स आर अवेलेबल ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप, तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप पे देख लेना. ये सेशन जैसे हो जाएगा वैसे मैं उधर अपलोड कर दूंगा. ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट. स्टार्ट करते हैं कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट नंबर 1. देयर आर अप्रोक्सीमेटली 12-13 कॉन्सेप्ट जो हम लोग करेंगे. काफी मेहनत लगी है कॉन्सेप्ट सब निकाल के एक साथ लाने के लिए. ठीक है, इट इज नॉट अ रिविजन, इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिविजन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, चलो देखते हैं. कॉन्सेप्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. तुम लोग ने ये पॉइंट देखा होगा कि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड एंड अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड. ओके, यू टेल मी वन थिंग. ट्रांसफर ऑफ रूरल एग्रीकल्चरल लैंड पे इनकम टैक्स लगता है क्या? कैपिटल गेन लगता है क्या? ट्रांसफर ऑफ रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, नो, ये कैपिटल असेट ही नहीं माना जाता. इसके वजह से रूरल एग्रीकल्चरल लैंड पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा अंडर सेक्शन 45(1). बराबर, एकदम परफेक्ट है. ओके, नाउ द पॉइंट इज कि सर, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड पे कैपिटल गेन नहीं लगता है, बट सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूरल एग्रीकल्चरल लैंड? रूरल एग्रीकल्चरल लैंड का मीनिंग किधर भी मेंशन नहीं है, बट उन्होंने बोला है कि वी नो द मीनिंग ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड. अगर तुम्हारा अर्बन एरिया, मतलब अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड मतलब अर्बन एरिया के अंदर अगर तुम्हारा एग्रीकल्चरल लैंड आता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बोलेंगे. एकदम परफेक्ट है. और अगर वो अर्बन एरिया के अंदर तुम्हारा एग्रीकल्चरल लैंड नहीं आता है, देन इन दैट केस वो लैंड को हम लोग बोलेंगे रूरल एग्रीकल्चरल लैंड. एकदम परफेक्ट है ना. इसका छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि अर्बन एरिया एग्जैक्टली क्या होता है. अर्बन एरिया मतलब क्या? फॉर एग्जांपल एक म्यूनिसिपल एरिया है जिसका अगर पॉपुलेशन इज मोर देन 10,000, जिसका पॉपुलेशन इज मोर देन 10,000, देन दैट एरिया इज गोइंग टू बी व्हाट? अर्बन एरिया. बराबर एकदम. तो उन्होंने बोला कि लेट्स इंक्रीज द सर्कमफरेंस. मतलब क्या? अगर ये म्यूनिसिपल जो पॉइंट होगा कैंटोनमेंट बोर्ड का, उधर से लेके अगर हम लोग 2 किलोमीटर दूर गए, कितना? 2 किलोमीटर दूर गए, और हम लोग ने ये पूरा एरिया कंसिडर किया, तो वो अर्बन एरिया माना जाएगा अगर ये पूरे एरिया के अंदर तुम्हारा पॉपुलेशन इज मोर देन 10,000 बट इट इज अप टू 1 लाख होगा तो. करेक्ट है. अगर ये पॉइंट से लेके अगर मैं 6 किलोमीटर दूर जाता हूं, कितना? 6 किलोमीटर, और अगर मैं पूरा का पूरा सरकमफरेंस देखता हूं, अगर ये एरिया के अंदर मेरा पॉपुलेशन इज मोर देन 1 लाख बट लेस देन और इक्वल टू 10 lakhs होंगे, देन इन दैट केस ये जो एरिया माना जाएगा, ये पूरा एरिया मतलब ये माना जाएगा अर्बन एरिया. ओके, नाउ ये पॉइंट से लेके अगर मैं 8 किलोमीटर दूर गया, कितना? 8 किलोमीटर दूर, और वो पूरा अगर सरकमफरेंस मैंने देखा, और उसके अंदर अगर मोर देन 10 लाख का अगर पॉपुलेशन होगा, तो वो पूरा एरिया क्या माना जाएगा? अर्बन एरिया माना जाएगा. तो जो भी हम लोग ने कंप्यूटेशन किया उसके हिसाब से अगर वो एरिया के अंदर तुम्हारा अगर एग्रीकल्चरल लैंड फॉल हो रहा है, देन इन दैट केस दैट इज अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड. अगर वो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड मैंने आगे जाके बेच दिया, देन इन दैट केस उस पे इनकम टैक्स लग जाएगा, मतलब कैपिटल गेन लग जाएगा. बराबर. ओके, ना ये पॉइंट के बेसिस पे वो लोग ना कुछ क्वेश्चंस वो लोग बना सकते हैं. वो लोग क्या कर सकते हैं? क्वेश्चंस बना सकते हैं. तो थोड़े से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का बात करते हैं. देखो, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसमें क्या आ सकता है? सबसे पहली चीज, अगर फॉर एग्जांपल इधर लैंड ए है एंड लैंड बी है, वो लोग बताएंगे कि लैंड ए किधर सिचुएटेड है. लैंड ए इज सिचुएटेड एट 5 किलोमीटर फ्रॉम दैट पॉइंट.
लैंड ए इज सिचुएटेड एट 5 किलोमीटर फ्रॉम दैट पॉइंट, जिसके अंदर जो पूरे एरिया है उसके अंदर पॉपुलेशन कितना है, 9 लाख का पॉपुलेशन है। उसका वो लोग देंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसका वो लोग देंगे सेल वैल्यू। ठीक है, तो ये लैंड ए का हो गया। नाउ लैंड बी गई, उन्होंने वो नहीं बोला है कि वेदर इट इज रूरल एग्रीकल्चरल लैंड या अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, कुछ नहीं, उन्होंने एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में बात किया। लैंड ए लैंड बी तुम लोग डिसाइड करो कि वो रूरल है कि अर्बन है। ठीक है, लैंड बी के बारे में भी ऐसे इंफॉर्मेशन दिया, बराबर, और उन्होंने बोला कैपिटल गेन कंप्यूट करो। नाउ ये पॉइंट में हम लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर इसमें से कौन सा भी लैंड अगर रूरल एग्रीकल्चरल लैंड होगा तो उस पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा, करेक्ट है। बट अगर इसमें से कौन सा अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड होगा तो उस पे कैपिटल गेन लग जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन इज गोइंग टू बी कि व्हाट इज और विच वन इज अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड एंड विच वन इज रूरल, और मे बी बोथ रूरल और अर्बन। ठीक है, लैंड ए देखते हैं, सिचुएटेड किधर है, 5 किलोमीटर। कहने से ये पॉइंट से 5 किलोमीटर मतलब ये 6 किलोमीटर के अंदर आएगा, अप टू 6 किलोमीटर, बराबर। जिसका पॉपुलेशन कितना होना चाहिए, मोर देन 1 लाख बट लेस देन और इक्वल टू 10 लाख। इसका पॉपुलेशन कितना है देखो, 9 लाख। तो मुझे बताओ ये अप टू 6 है और उसका पॉपुलेशन भी 1 to 10 के बीच में फॉल हो रहा है, देन इन दैट केस ये अर्बन एरिया बन गया कि रूरल एरिया बन गया? दिस इज गोइंग टू बी योर अर्बन एरिया। और ये अर्बन एरिया है, इसके वजह से ये एग्रीकल्चरल लैंड भी अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बन गया। तो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड अगर मैंने बेचा तो डेफिनेटली उस पर क्या लगता है, कैपिटल गेन लगता है। तो कैपिटल गेन में क्या करूंगा, कंप्यूट करना स्टार्ट करूंगा। एफवीओसी कंसिडर करूंगा 40 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी होगा वो माइनस करूंगा एंड आई विल गेट द आंसर एज 35 लाख। जो इंडेक्सेशन जो भी होगा वो देख सकते हैं हम बाद में। अंडरस्टैंडिंग? सेकंड पॉइंट ऑफ मतलब सेकंड पॉइंट विच दे कैन आस्क, दैट इज लैंड बी जो है वो सिचुएटेड एट 9 किलोमीटर है एंड पॉपुलेशन कितना है, 19 लाख है। कैन यू ट्राई दिस? लैंड बी जो है वो 9 किलोमीटर पे है, 9 किलोमीटर, इधर से 8 किलोमीटर तक तो डेटा अपने पास है, पर वो 9th किलोमीटर पे इधर, और उसका पॉपुलेशन इज 19 लाख। तो वो अर्बन एरिया बन गया कि वो रूरल एरिया बन गया? दोस्तों कोई ट्राई कर सकता है? ओके, नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो लैंड बी है तुम लोगों को ये फीलिंग आएगा कि 9th किलोमीटर दैट इज ओके, बट ये 19 लाख का पॉपुलेशन है सर। 19 लाख का पॉपुलेशन होगा तो इट इज गोइंग टू बी अर्बन एरिया। नो, देखो अर्बन एरिया इधर तक ही है, इसके बाहर जो भी लैंड है ना उसके अंदर कुछ भी पॉपुलेशन होगा अपने को फर्क नहीं पड़ता है। सो ये जो एरिया है इधर अगर मेरा अगर लैंड सिचुएटेड होगा बियॉन्ड 8 किलोमीटर, इट इज गोइंग टू बी रूरल एरिया, बिकॉज सी अर्बन एरिया ये है बट इसके आजू बाजू का जो एरिया है वो क्या बन गया, रूरल एरिया बन गया। तो ये जो रूरल एरिया के अंदर अगर तुम्हारा कौन सा भी लैंड होगा तो वो क्या माना जाएगा, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड माना जाएगा। दिस कैन बी वन ट्रिकी पॉइंट विच कैन कम इन द एग्जाम वेयर बेसिस दिस पॉपुलेशन यू कैन गेट कंफ्यूज्ड, राइट। तो ये रूरल एग्रीकल्चरल लैंड माना जाएगा और इसके वजह से लैंड बी पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। आई होप यू आर क्लियर विथ दिस स्मॉल पॉइंट बट इंपॉर्टेंट पॉइंट। So this is one point I feel that this can come in the exam which has not been tested as of now. So they can test it in this exam, right? दूसरा पॉइंट, लोगों को थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन होता है ये पॉइंट में, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अक्वायर्ड प्रायर टू 1/4/2001। मतलब अगर मेरे पास एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी मैंने आज के दिन पे बेचा है 2025 में, बट आई हैड परचेज दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रायर टू 1401 ना। हम लोग ने एक चीज सीखी थी कि इफ एन असेट इज अक्वायर्ड प्रायर टू 1401 देन इन दैट केस इट हैज टू बी रीवैल्यूड एज ऑन 1401 कंसिडरिंग द एफएमवी, बराबर। सो हम लोग कैसे करते थे, एक्चुअल कॉस्ट और एफएमवी एज ऑन 1401 विच एवर इज हायर, एकदम बराबर। सो हम लोग क्या करते थे, एक्चुअल कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर। बट इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी यू हैव टू कंसिडर वन मोर थिंग। देखो फॉर्मूला छोड़ दो, तेल लेने का फॉर्मूला, अपने को क्या समझना है, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा अक्वायर्ड प्रायर टू 1401, सो वॉट एवर विल बी द एक्चुअल कॉस्ट और एफएमवी एज ऑन 1401 विच शुड नॉट एक्सीड द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1401। ये जो एफएमवी आएगा ना, दैट एफएमवी शुड नॉट एक्सीड द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1401। प्लीज समझना इधर एक्चुअल कॉस्ट और एफएमवी कंपेयर नहीं होता है। सबसे पहले एफएमवी पहले रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा एचडीवी तक,
तो ये whichever is lower आएगा. And this amount of B, I'm going to compare with this actual cost. Perfect. I hope you are clear. Let's move ahead with the next part. ठीक है. I will not take much of your time. जितना फटाफट हो सकता है उतना कंप्लीट कर देंगे. Now ये थोड़ा इग्नोर्ड पॉइंट लगता है, लोग इग्नोर करते हैं पॉइंट को. रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड. रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड मतलब क्या होता है? जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है सबसे पहले वो बताता हूं. ये जो कंपनी होता है वो कंपनी बॉन्ड इशू करता है ये पर्सन को. फॉर दिस कंपनी, सॉरी, कंपनी इश्यूज दिस बॉन्ड टू दिस पर्सन. एकदम बराबर है. तो ये पर्सन क्या करता है? ओके. एंड ये जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड पे कभी भी ना रिटर्न नहीं मिलता है. रिटर्न मतलब इंटरेस्ट नहीं मिलता है. सॉरी, इंटरेस्ट नहीं मिलता है. इस पे क्या होता है? इट इज इशूड एट डिस्काउंट एंड इट इज रिडीम्ड एट पार. मतलब क्या? 70 में इशू कर दिया, मतलब ये पर्सन ने पहले 70 रुपीज का पेमेंट कर दिया. वो पेमेंट करने के बाद रिडम्पशन का जब भी पॉइंट आएगा तभी कंपनी ने उसको 100% 100 रुपीज का दे दिया अमाउंट. नाउ द पॉइंट इज, कैन आई से इसको 30 रुपीज का प्रॉफिट हुआ? यस. 30 रुपया पॉकेट में से गया, 100 रुपया पॉकेट में आया. सो 30 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, विच मीन्स एफवीओसी दैट इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज 100 माइनस उसने कुछ का कितना कॉस्ट था 70 रुपीज, वो हम लोग माइनस करेंगे एंड वी विल कम टू द कैपिटल गेन ऑफ 30 रुपीज. परफेक्ट है. तो ये थोड़ा लोग मिस आउट करते हैं ये पॉइंट. आई थॉट ऑफ कवरिंग दिस पॉइंट. कम टू पीरियड ऑफ होल्डिंग. पीरियड ऑफ होल्डिंग इज इंपॉर्टेंट. अगर कोई जैन 26 या फिर दिसंबर 25, मतलब दिसंबर 25 जैन 26 में दे रहा है, उनको ये बाइफर्केशन मालूम होना बहुत इंपॉर्टेंट है. जो मई 26 या फिर जून 26 ऑनवर्ड्स दे रहा है उनको मैं बताऊंगा, उतना याद रखना. ठीक है. पीरियड ऑफ होल्डिंग के केस में हम लोग पहले देखते हैं कि भाई असेट ट्रांसफर कभी हुआ है, सॉरी असेट अक्वायर कभी हुआ है. If the asset is acquired prior to 23/7/2024, 23/7/24 के पहले अक्वायर हुआ है, तो हम लोगों के पास पीरियड ऑफ होल्डिंग आइडेंटिफाई करने के लिए 3 डेज थे, 3 मंथ थे. नंबर 1 इट वॉज 12 मंथ्स, नंबर 2 इट वॉज 24 मंथ्स, नंबर 3 इट वॉज 36 मंथ्स. यूजुअली 36 मंथ्स एप्लीकेबल होता है, बट एक्सेप्शन आता है 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स का. 12 मंथ्स मतलब क्या? 12 मंथ्स के लिए लगता है जूस. जूस मतलब जीरो कूपन बॉन्ड, यू मतलब यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स, और एस मतलब लिस्टेड सिक्योरिटीज. बराबर. जूस, जीरो कूपन बॉन्ड, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स एंड लिस्टेड सिक्योरिटीज. अगर 12 के ऊपर अगर रखा होगा तो वो लॉन्ग टर्म, उसके अदरवाइज इट इज शॉर्ट टर्म. 24 मंथ्स का अगर बात किया तो इट इज गोइंग टू बी अनलिस्टेड शेयर्स एंड लैंड बिल्डिंग एंड बोथ, बट दिस इज फॉर द असेट्स अक्वायर्ड प्रायर टू 23/7/2024. ओके. और बाकी जो असेट्स है वो 36 के अंदर आ जाएंगे. बट जो भी असेट्स अक्वायर हुए हैं ऑन और आफ्टर 23/7/2024, 23/7/2024 ऑन और आफ्टर अगर अक्वायर हुए हैं, देन इन दैट केस उनके लिए 36 मंथ्स का तो सवाल ही नहीं है. उन्होंने लॉ चेंज कर दिया, और लॉ चेंज करने के बाद उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई 36 मंथ्स देखो ही मत, तुम लोगों को दो ही है, 12 एंड 24. 12 के अंदर जो पहले था वही है, और 24 के अंदर अदर असेट्स आ गए, जिसके अंदर ये भी आया और ये भी आया. एकदम बराबर. परफेक्ट एकदम. ओके. चलो ठीक है, इधर तक आई होप यू आर क्लियर विथ इट. नाउ कभी कभी लैंड एंड बिल्डिंग के ना अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, जो मैंने आई हैव सीन पीपल गेटिंग कंफ्यूज्ड. देखो, एक लैंड है और उसके ऊपर बिल्डिंग है, और लैंड और बिल्डिंग मैंने दोनों बेच दिया. ठीक है. तो उसका सर एक ही कंप्यूटेशन होगा कि मल्टीपल कंप्यूटेशंस होंगे? नाउ ये डिपेंड करता है तुम लोगों के क्वेश्चन पे. अगर क्वेश्चन के अंदर सी यूजुअली क्या होता है, लैंड अलग से कंप्यूट करना, बिल्डिंग अलग से कंप्यूट करना. बिकॉज क्या है, लैंड कैन बी लॉन्ग टर्म ऑल्सो एंड बिल्डिंग कैन बी शॉर्ट टर्म. सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, नो, बिकॉज लैंड मैंने 30 साल पहले परचेस किया है, पर बिल्डिंग तो मैंने लास्ट ईयर परचेस किया है. सो इसके वजह से रिस्क नहीं लेने का. अगर दोनों इंफॉर्मेशन सेपरेट दिए हुए हैं, टू सेपरेट कंप्यूटेशंस विल बी मेड इफ sale consideration of land and building both have been given, land and building both have been given, cost of acquisition of both land and building both have been given. Understanding, then in that case you have to consider both of them separately. दो computations कर देना. क्या करना? दो computations separately. वो दोनों long term भले हो या दोनों short term भले हो, whatever it is, you have to make two separate computations if these two points are given separately for both the assets. Okay. बट कभी कभी क्या होता है, कभी कभी वो लोग एक ही कंप्यूटेशन में बोल देते हैं कि भाई लैंड है, उसके ऊपर बिल्डिंग है, और वो दोनों बेचा है 1 करोड़ रुपए में, और वो दोनों का कॉस्ट दिया जाएगा.
सेल कंसिडरेशन एक ही दिया, बट दोनों का कॉस्ट दे दिया। देन इन दैट केस यू कैन कंसिडर वन थिंग, भाई इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया अगर सेल कंसिडरेशन का, देन इन दैट केस आई कांट कंसिडर टू सेपरेट कंप्यूटेशंस, आई विल मेक ओनली वन कंप्यूटेशन। अगर सेपरेटली नहीं दिया तो एक ही करो, नहीं तो मल्टीपल करो, ठीक है? तो इस पे कंफ्यूज मत होना। स्मॉल पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसटीटी पेड ऑन सेल और परचेज ऑफ शेयर्स। नाउ याद है तुम लोगों को कि कैपिटल गेन के अंदर हम लोगों को ट्रांसफर एक्सपेंसेस करके एक पॉइंट है, वो एफवीओसी से हम लोग माइनस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एफवीओसी से माइनस, बराबर, नो प्रॉब्लम, ओके। ना ये जो ट्रांसफर एक्सपेंसेस होते हैं वो कौन से होते हैं? मतलब इट कैन बी ब्रोकरेज, इट कैन बी कमीशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? उसके अंदर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आता है क्या? नाउ सर व्हाट इज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स? प्लीज समझो, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता क्या है? मतलब अगर मैं रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अगर शेयर्स परचेज किए या फिर शेयर्स सेल किए, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई विल हैव टू कंसीडर और आई हैव टू पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। एकदम बराबर, नो प्रॉब्लम, ओके। नाउ वो जो मैं टैक्स भरता हूं उसका मुझे डिडक्शन मिल सकता है क्या एज ट्रांसफर एक्सपेंसेस? नो, you will not get the deduction. Please understand, you will not get the deduction. Never take a deduction of security transaction tax. बट मैं तुम लोगों को और एक चीज लिंक करके देता हूं। अगर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स मैं पे करता हूं उसका मुझे डिडक्शन नहीं मिलता है इफ दीज शेयर्स आर माई कैपिटल असेट्स, इफ दीज शेयर्स आर माई कैपिटल असेट्स। बट अगर मेरे लिए ये स्टॉक इन ट्रेड है, फॉर एग्जाम्पल मैं कौन हूं? मतलब मैं कौन हूं? मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूं। अगर मैं स्टॉक ब्रोकर रहूंगा और मैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अगर पे किया रहूंगा, देन इन दैट केस आई गेट अ डिडक्शन फॉर दैट। सो ये शेयर्स मेरे लिए क्या है दैट मैटर्स द मोस्ट। अगर ये शेयर्स मेरे लिए कैपिटल असेट्स होंगे, एसटीटी का डिडक्शन नहीं मिलता मुझे। अगर ये शेयर्स मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड, मतलब मैं स्टॉक ब्रोकर रहूंगा, देन इन दैट केस ये एसटीटी का मुझे डिडक्शन मिलता है। रिमेंबर दिस। और ये पीजीबीपी के पॉइंट में आ जाएगा, सेक्शन नंबर 37 के अंदर, मिसलेनियस कॉन्सेप्ट, ठीक है? आ जाओ कॉन्सेप्ट नंबर 7 पे, कंपल्सरी एक्विजिशन। नाउ एकदम सिंपल बात है, आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग दिस, कि अगर कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ तो 45(5) करके सेक्शन लगता है। मैंने तुम लोगों को एक मेमोरी टेक्निक मतलब जस्ट याद करने के लिए बोला था, सेक्शन नंबर 45(5) कंपल्सरी एक्विजिशन 45(5), राइट? तो कंपल्सरी एक्विजिशन के केस में अगर इन केस देयर इज एनी काइंड ऑफ डिले इन पेमेंट, मतलब वो लोग पेमेंट करते हैं ना मुझे, वो लोग जब भी पेमेंट करेंगे और उसमें अगर डिले हुआ, देन इन दैट केस असेसी रिसीव्स इंटरेस्ट। असेसी को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, बराबर, परफेक्ट। और ये जो इंटरेस्ट होता है उसका टैक्सेबिलिटी देखो कैसे होता है। इंटरेस्ट का टैक्सेबिलिटी होता है, सबसे पहले आईएफओएस में लेके जाओ और उसको टैक्स करो, ठीक है? आईएफओएस में इनकम करके दिखाओ, बराबर, और यू कैन क्लेम फ्लैट 50% डिडक्शन अंडर आईएफओएस ओनली। द क्वेश्चन कम्स कि चलो ठीक है सर, ये तो मालूम था, ये कौन से साल में टैक्स होगा? ये कौन से साल में टैक्स होगा? इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट। जो दिन पे तुम लोगों को रिसीव होगा जो साल में तुम लोगों को इंटरेस्ट रिसीव होगा, वो साल में तुम लोगों को टैक्स पे करना पड़ेगा। Perfect. Let's come to concept number 8. I am going to discuss the interconnection of section number 45(2) and section number 54 EC. Now, let's see. I'm 100% sure about it कि तुम लोगों को 45(2) याद नहीं होगा। किसी को याद है क्या? 45(2) याद है क्या? 45(2) is conversion of capital asset into stock in trade. याद है मैंने बोला था ऐसा? 45(2) 2 मतलब conversion of capital asset into stock in trade. This is your 45(2). गवर्नमेंट बोलता है कि अगर तुम लोग ने कैपिटल एसेट होगा और इफ यू कन्वर्ट दैट कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, देन इन दैट केस यू विल हैव टू पे कैपिटल गेन, बराबर। एंड जो एफवीओसी माना जाएगा, दैट एफवीओसी इज गोइंग टू बी व्हाट? दैट एफवीओसी इज गोइंग टू बी फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, ठीक है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करो, इंडेक्सेशन लगाओ, जो करने का करो, तुम्हारा एक आंसर आ जाएगा कैपिटल गेन का, बराबर। उसमें से हम लोग इन्वेस्टमेंट मतलब एग्जाम्पशंस माइनस करते हैं, 54 एफ 54 ईसी व्हाट्सएप, ठीक है? नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसमें एक एग्जाम्पशन है 54 ईसी करके। वो 54 ईसी में क्या बोला है? इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स करके बोला है कि अगर तुम लोग ने सेल क्या किया? लैंड बिल्डिंग और बोथ किया। री इन्वेस्ट किसमें किया? स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में री इन्वेस्ट किया, जिसमें एक वो अमेंडमेंट आया ये टाइम का, ठीक है? मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? 50 लाख तक डिडक्शन मिलेगा, बट देयर इज वन टाइम लिमिट। ये टाइम लिमिट के अंदर तुम लोग ने क्या करना चाहिए? वो री इन्वेस्ट करना चाहिए। वो टाइम लिमिट क्या था? विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। 6 months from the date of transfer. Sir, can you tell me what is the meaning of transfer? सेक्शन 45(2) के अंदर ट्रांसफर कौन सा होगा?
जो दिन पे कन्वर्ट हुआ, जो दिन पे कैपिटल असेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हुआ, दैट इज द डेट ऑफ ट्रांसफर बॉस, दैट इज द डेट ऑफ ट्रांसफर। गवर्नमेंट मुझे बोलता है कि भाई एक काम कर अमित, जब भी तुम्हारा ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर होने के बाद विद इन 6 मंथ यू शुड री इन्वेस्ट। पर मैं बोल रहा हूं सर, मेरा जब कैपिटल असेट टू स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्ट हो रहा है, तभी मुझे पैसा थोड़ी मिल रहा है, तभी मुझे पैसा थोड़ी मिल रहा है सर। आप मुझे 6 महीना दे रहे हो इन्वेस्ट करने के लिए, पर इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास कुछ पैसा ही नहीं आया कन्वर्जन के टाइम पे। मुझे पैसा कभी आएगा, जब भी मैं स्टॉक इन ट्रेड सेल करूंगा। बट अगर मुझे स्टॉक इन ट्रेड सेल करने तक मेरे पास टाइम ही नहीं है, आप बोल रहे 6 महीने के बाद अंदर री इन्वेस्ट करना है। सो ट्रांसफर क्या है? कन्वर्जन। बट कन्वर्जन के विद इन 6 मंथ्स इज इरेलीवेंट फॉर मी, बिकॉज देर इज अ पॉसिबिलिटी कि बाद में सेल करूं 6 महीने के बाद, तभी मुझे पैसा आएगा। सो मेरा कंसर्न समझ रहा है? फॉर मी ये 54 इसी का लिमिट एंड बेनिफिट एंड एग्जाम्पशन इज यूजलेस फॉर मी। सो दैट्स वाई उन्होंने सीबीडीटी का सर्कुलर निकाला, और सीबीडीटी के सर्कुलर ने स्पेसिफिकली बोला कि ये जो 6 मंथ्स है, दे विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन, will not start from the date of conversion, but it will start from the date on which the stock in trade is sold. Understanding? I hope you are clear. This is your CBDT circular. ठीक है? Come to question number 9. 45(2) के अंदर एक बहुत जबरदस्त पॉइंट है. I want everyone to pay attention now, because इस पे गलतियां लोग करते हैं. Now I want everybody to tell me. I want everyone to tell me in this about this in the chat. 45(2) के अंदर मैंने 100 kg गोल्ड कन्वर्ट किया, मुझे कैपिटल गेन भरना पड़ेगा? यस। कैपिटल गेन कितना भरना पड़ेगा? जितने प्रोपोर्शन का मैं स्टॉक इन ट्रेड सेल करूंगा, बराबर है ना? जितने प्रोपोर्शन का मैं स्टॉक इन ट्रेड सेल करूंगा। फॉर एग्जांपल 100 kg गोल्ड मैंने कन्वर्ट किया, 100 kg गोल्ड कन्वर्ट करने के बाद मैंने सिर्फ 40% ही गोल्ड सेल कर दिया स्टॉक इन ट्रेड करके। ओनली 40% गोल्ड इज सोल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। मुझे कैपिटल गेन कितने परसेंटेज का भरना पड़ेगा? कैन यू टेल मी इन द चैट? Will I have to pay capital gain 100% on 100 kg, or will I have to pay capital gain on only 40 kgs? Perfect. I will have to pay capital gain on 40 kgs. Now everybody knows this कि भाई मुझे 40 kgs का ही कैपिटल गेन पे करना है, और कभी पे करना है? whenever stock in trade will be sold. बराबर। बट लोग इसमें गलती करते हैं कि ये जब भी कंप्यूटेशन करते हैं ना, जब भी वो एफबीओसी का कंप्यूटेशन करते हैं, वो एफबीओसी का कंप्यूटेशन करते करते 40% लगा देते हैं। नहीं 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 नहीं, you have to compute your capital gains as if 100% is sold. You have to compute your capital gain tax as if 100% is sold. पूरा का पूरा कंप्यूट करो, गेट द फाइनल आंसर। आफ्टर गेटिंग द फाइनल आंसर, जब भी हम लोगों को पेमेंट करने की बात आएगी ना, तभी हम लोग परसेंटेज देखेंगे। भाई कितना परसेंट पे किया, सेल किया? अच्छा 40% ही सेल किया, तो हम लोग फाइनल कैपिटल गेन फिगर का 40% लेंगे। अंडरस्टैंडिंग? देखो, इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कैलकुलेट द कैपिटल गेन ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, कैलकुलेट करके रखो, बट पे द कैपिटल गेन टैक्स व्हेन द स्टॉक इन ट्रेड इज एक्चुअली सोल्ड। इफ स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड ओनली 40%, देन पे कैपिटल गेन ओनली 40%। मेथड ऑफ सॉल्विंग, सबसे पहला, कैलकुलेट द कैपिटल गेन एज इफ 100% इज सोल्ड, पूरा प्रॉपर कंप्यूटेशन कर ले। देन ऑन द कैपिटल गेन आंसर, जो भी फाइनल आंसर आएगा, उस पे अप्लाई 40% एंड पे इट ऑफ, दैट्स इट, इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। बराबर। एंड पे 40% इन द ईयर ऑफ सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परफेक्ट। नाउ इधर तक भी चलो, तुम लोगों को मे भी मालूम होगा। इसके आगे और एक पॉइंट है, वो तुम लोग अच्छे से ध्यान देना, ठीक है? ओके। इन केस ऑफ एनी एग्जाम्शन, चलो ठीक है, छोड़ दे। मुझे बताओ, एक एग्जाम्शन आया, ठीक है, एक एग्जाम्शन था, समझो एफवीओसी ये जो किया है ना, ये जो एग्जाम्शन किया है ना, सॉरी, ये जो एफवीओसी है ना, वो 100 kg का एफवीओसी है कन्वर्जन का। सो एफवीओसी इज 1 लाख, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 60,000, अमाउंट केम एज 40,000। मैंने ये कैपिटल गेन आया, कैपिटल गेन से मैंने एग्जाम्शन क्या कर दिया? माइनस कर दिया, बिकॉज एग्जाम्शन भी था, बराबर। सो मेरा कैपिटल गेन आया 30,000, और उस पर मैंने यूज किया 40%, और इतना मैं पेमेंट करूंगा। मैं ऐसे कंप्यूट करूं, एग्जाम्शन आएगा तभी, या फिर मैं ऐसे कंप्यूट करूं, एफवीओसी 1 लाख है, उसके बाद 60,000 माइनस किया, आई विल गेट द अमाउंट एज 40,000, उसका 40% यूज किया, इट कम्स एज 16,000, और उसके बाद एग्जाम्शन 10,000 का माइनस किया, कैपिटल गेन इज 6,000। विच वन शुड आई प्रिफर? नंबर 1 एंड और नंबर 2? अकॉर्डिंग टू यू, विच वन इज करेक्ट, नंबर 1 और नंबर 2? कैन यू प्लीज टेल मी इन द चैट? थैंक यू हंजाला, थैंक यू सो मच।
always remember one thing, always remember one thing, you have to first reduce 40% before exemption. एग्जम्पशन अप्लाई करने के पहले तुम लोग क्या करने वाले हो, 40% यूज करने वाले। बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं, प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक। वी हैव वन क्वेश्चन इन द मॉड्यूल ऑल्सो, प्लीज सी दैट। तुम लोग फाइनल फिगर मतलब एग्जम्पशन के पहले का फाइनल फिगर जो होगा उस पर तुम लोग अप्लाई करो 40% एंड देन उससे क्या करो, माइनस एग्जम्पशन माइनस। आई होप यू आर एब्सोल्युटली क्लियर, आई होप यू आर एब्सोल्युटली क्लियर। सो ये होगा, ये नहीं। सो तुम लोगों को मैंने सामने सामने 2 पॉइंट्स दिखाए सो दैट तुम लोग एग्जाम के अंदर ये गलती नहीं करोगे। अंडरस्टैंडिंग? सो इन केस ऑफ एनी एग्जाम्पशन अप्लाई 40% बिफोर रिड्यूसिंग एग्जाम्पशन। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सेक्शन नंबर 50C। 50C सब लोगों को आता है बट अच्छे से ध्यान दो। ठीक है, 50C में क्या लिखा है, इफ आई ट्रांसफर एनी इमोल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड, बिल्डिंग और बोथ, जब भी उसका एफवीओसी लेंगे, दैट एफवीओसी विल बी एक्चुअल कंसिडरेशन और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर। बराबर? ओके। नाउ हम लोगों को बफर के बारे में मालूम है, बिकॉज अगर मेरा एक्चुअल कंसिडरेशन अगर 1 करोड़ होगा और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अगर 1.05 करोड़ होगा, तो उन्होंने बोला है कि भाई इफ योर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज फॉलिंग विद इन 110% ऑफ योर एक्चुअल कंसिडरेशन, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इधर किधर फॉल हो रहा है, देन इन दैट केस तुम्हारा एफवीओसी यही माना जाएगा। सो वो 10% का अपने को क्या मिलता है, बफर भी मिलता है। ठीक है, नाउ कम टू, मुझे समझ में आ गया सर एक्चुअल कंसिडरेशन और एसडीवी विच एवर इज हायर, पर सर एसडीवी कौन से डेट का ले, हम लोग डेट ऑफ अग्रीमेंट ले या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ले? हमेशा ध्यान रखो, यूजुअली डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज टू बी कंसिडर्ड, यूजुअली डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज टू बी कंसिडर्ड, बट इन सर्टन केसेस डेट ऑफ अग्रीमेंट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड। डेट ऑफ अग्रीमेंट कभी हो सकता है जब भी एक बायर और सेलर जब भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर वो बायर ने एट द टाइम ऑफ मेकिंग एन अग्रीमेंट उसने अगर कुछ भी एडवांस में पे किया होगा एज टोकन मनी, एडवांस में पे किया होगा एज टोकन मनी, देन इन दैट केस इफ ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट इफ द बायर हैज पेड इन एडवांस एज टोकन मनी इन अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, देन इन दैट केस डेट ऑफ अग्रीमेंट का हम लोग एसडीवी देखेंगे। अगर इसमें कभी भी कैश में पे किया या फिर क्रॉस चेक में पे किया, then in that case please guys try to understand this, that date of agreement will not be considered, date of registration will be perfect, no problem everybody। okay, कैश नहीं चलेगा, क्रॉस चेक भी नहीं चलेगा। Now ये आई होप सब लोगों को मालूम था, बट अभी मैं एक वैल्यूएशन ऑफिसर के पॉइंट पे आता हूं जिसमें से क्वेश्चन आने का चांस है। दे हैव नॉट एक्सप्लोर्ड दैट पॉइंट, बहुत से आज अगर मैंने रीसेंट पेपर्स देखे, दे हैव नॉट एक्सप्लोर्ड वैल्यूएशन ऑफिसर का पॉइंट, लेट्स एक्सप्लोर दैट। एक्चुअल कंसिडरेशन आता है 20 lakhs, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आता है 1 करोड़। ठीक है, एक्चुअल कंसिडरेशन 20, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़, विच एवर इज हायर कम्स टू 1 करोड़। ठीक है सर, नाउ मैं बोल रहा हूं कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा, ये तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। मैं बोल रहा हूं कि नहीं 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 नहीं, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, मैं आई डोंट अग्री विद स्टैंप ड्यूटी ऑफिसर का वैल्यू। देन इन दैट केस आई गो टू द वैल्यूएशन ऑफिसर, आई टेल द वैल्यूएशन ऑफिसर, ये देखो ना स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अथॉरिटी कैसे बोल रहा है, वो बोल रहा है 1 करोड़ रुपए आना चाहिए, पर मेरे हिसाब से 20 लाख से आना चाहिए। तो प्लीज आप आपके हिसाब से फेयर वैल्यूएशन करोगे क्या? तो ये वैल्यूएशन ऑफिसर जो होता है ना, गवर्नमेंट का ही होता है, वो क्या करता है, फेयर मार्केट वैल्यू निकालता है। क्या निकालता है? फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू निकाला था, वो समझो वैल्यूएशन ऑफिसर का वैल्यू निकलता है 30 लैक्स। नाउ मैं बोल रहा हूं कि यार मैं वही बोल रहा था 1 करोड़ नहीं आएगा, कितना आना चाहिए, 30 लाख से आना चाहिए। देन मैं बोल रहा हूं नो प्रॉब्लम, इट इज इन माई फेवर, दैट्स व्हाई आई विल कंसिडर वैल्यूएशन ऑफिसर्स वैल्यू ओनली। So my comparison will be actual consideration or valuation officer's value, whichever is higher, which is FVOC is 30 lakhs. Perfect. बट उससे क्या बोला मालूम है, सेकंड सिचुएशन में वैल्यूएशन ऑफिसर बोलता है ना 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 ना, एसडीवी तो 1 करोड़ बोल रहा है, मैं तो 1.2 करोड़ बोल रहा हूं। मैंने बोला पागल हो गए दोनों, मैं बोला दोनों पागल हो गए, एसडीवी तो पागल है और वैल्यूएशन ऑफिसर भी पागल हो गया। तो वैल्यूएशन ऑफिसर का वैल्यू 1.2 करोड़ आ रहा है, तो मैं बोल रहा हूं भाई एसडीवी का वैल्यू बेटर है इससे। सो अगर वैल्यूएशन ऑफिसर का वैल्यू मेरे फेवर में नहीं होगा, आई कैन लीव दैट वैल्यू, आई कैन लीव दैट वैल्यू। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर वैल्यूएशन ऑफिसर का वैल्यू इज नॉट इन माई फेवर, देन इन दैट केस आई विल से आई डोंट वांट योर वैल्यू, माय एक्चुअल कंसिडरेशन और एसडीवी का वैल्यू विच एवर इज हायर। करेक्ट अंडरस्टैंडिंग? दे कैन टेस्ट यू इन वन मोर पॉइंट, they can test you in one more point. For example, I will give you one more example, try to answer this question. अरे सॉरी सॉरी सॉरी, इधर क्या है, इधर
ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. एक्चुअल कंसिडरेशन, ये तीसरा सिचुएशन है. ये तीसरा सिचुएशन है. वैल्यूएशन ऑफिसर का वैल्यू आता है 21 लाख. 21 लाख, तो डेफिनेटली भाई वो मेरे फेवर में आया है. वो 1 करोड़ बोल रहा है, मैं 20 लाख बोल रहा हूं, और वैल्यूएशन ऑफिसर 21 लाख बोल रहा है. एक्चुअल कंसिडरेशन वर्सेस वैल्यूएशन ऑफिसर का वैल्यू. एक्चुअल कंसिडरेशन इज 20 lakhs, वैल्यूएशन ऑफिसर इज 21 lakhs. व्हाट विल बी माय एफवीओसी? व्हाट विल बी माय एफवीओसी? ध्यान देना, 21 है और 20 है. वो 110% वाला ध्यान देना. ओके, आई एम ग्लैड that I'm getting mixed answers. I'm glad that I'm getting mixed answers. Here the FVOC is still going to be 21 lakh. My FVOC is still going to be 21 lakhs. Please try to understand. अगर वैल्यूएशन ऑफिसर के पास में अगर गया रहूंगा, वैल्यूएशन ऑफिसर का जो भी वैल्यू आएगा उसमें 110% का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है. उसमें 110% का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. So this is one point according to me you can miss out, and if this question comes then you should be knowing these points. इधर वैल्यूएशन ऑफिसर का वो जो 110% होता है ना, वो इधर एप्लीकेबल नहीं होता है. सो 21 lakhs ही. यस, अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी? यस, ओके. कम टू बायबैक ऑफ शेयर्स. कॉन्सेप्ट नंबर 11. कॉन्सेप्ट नंबर 11 इज बायबैक ऑफ शेयर्स. सेक्शन नंबर 46A, बायबैक ऑफ शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी. में डोमेस्टिक कंपनी का ही सिर्फ बात करता हूं. देखो, बायबैक ऑफ शेयर्स होता क्या है, एकदम सिंपल बात करते हैं. एकदम सिंपल बात करते हैं. तुम लोग एक शेयर होल्डर हो, मैं एक कंपनी हूं, बराबर है. आराम से सब लोग इधर ध्यान देना. तुम लोग एक शेयर होल्डर हो, मैं एक कंपनी हूं. मैं कंपनी ने तुम लोगों को पहले शेयर्स इशू कर दिया, और तुम लोग ने मुझे कुछ पैसा दे दिया. तुम लोग ने मुझे कितना पैसा दिया शेयर्स के लिए? 70 रुपीज दे दिया. मैंने तुम लोगों को शेयर्स दे दिए, ठीक है. उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि आई वॉन्ट टू बाय बैक दो शेयर्स. तो मैं कंपनी फोन करता हूँ तुझे और बोलता हूँ, भाई शेयर होल्डर, आई डोंट वॉन्ट, मतलब आई डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू विद द शेयर्स, आई वॉन्ट टू बाय बैक योर शेयर्स. तो तुम लोग बोलोगे मैं क्यों दूं शेयर्स? मैंने बोला तुम लोग ने मुझे 70 रुपए दिया था, आई एम रेडी टू गिव यू 100 रुपीज. सो मैं वो शेयर्स बायबैक करूंगा और मैं तुम लोगों को 100 रुपीज दे दूंगा. सो तुम्हारा इनकम कितना बन गया? 100 रुपीज बन गया. तुम्हारा एक्चुअली कॉस्ट कितना है? 70 रुपीज है. तो आइडियली कंप्यूटेशन कैसे होना चाहिए? तुम्हारा जो पैसा मिला, मेरा एफवीओसी बनना चाहिए आइडियली, और माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. तेरा कितना कटा? 70. वो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होना चाहिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बट उन्होंने बोला हम लोग ऐसा कंप्यूटेशन नहीं करेंगे. उन्होंने बोला हम ऐसा कंप्यूटेशन नहीं करेंगे. जो भी एफवीओसी होगा, वो एफवीओसी सबसे पहली चीज, वो एफवीओसी हम लोग आईएफओएस के अंदर लेके जाएंगे और हम लोग उसको बोलेंगे डीम्ड डिविडेंड. क्या बोला मैंने? डीम्ड डिविडेंड बोलेंगे. और डीम्ड डिविडेंड करके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर वो टैक्स हो जाएगा 100 रुपीज. करेक्ट. और ये जो 70 रुपीज है ना, 70 रुपीज का कंप्यूटेशन देखो. 70 रुपीज कैपिटल गेन के अंदर आएगा. सो उसका मानो एफवीओसी इज गोइंग टू बी नील, एंड उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है, यू कंसिडर दैट एज 70, सो दैट यू विल बी एबल टू टेक अ लॉस, दैट इज कैपिटल लॉस ऑफ 70. सो अल्टीमेटली अगर तूने देखा तो 100 रुपीज इज गेटिंग कंसिडर्ड एज माई इनकम under IFOS, and 70 rupees is getting considered as my expenditure but in the form of loss. मतलब 100 मेरे इनकम में आ रहा है, 70 मेरे लॉस में आ रहा है. सो कभी ना कभी अल्टीमेटली मुझे अगर बिगर पिक्चर देखा तो मुझे 30 रुपीज का ही क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है.
बट पहले वो ऐसे करते थे कंप्यूटेशन 100 - 70, बट उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, एक काम करेंगे, ये हम लोग आईएफओएस करके डीम्ड डिविडेंड करके ट्रीट करेंगे 100 रुपीज को, और ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैपिटल गेन जैसे ट्रीट करेंगे, और कैपिटल गेन के केस में एफवीओसी ऑलवेज जीरो मानो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 70 आ जाएगा जितना तुम लोग ने पे किया था, सो इट विल बी अ कैपिटल लॉस विच यू विल बी एबल टू सेट ऑफ अगेंस्ट दूसरा इनकम ऑफ कैपिटल गेन्स। अंडरस्टैंडिंग। और हमेशा और एक चीज याद रखना, डीम्ड डिविडेंड का 100 रुपीज का जब भी पेमेंट होगा, सेक्शन नंबर 194 के अंदर टीडीएस भी काटा जाएगा डिविडेंड का एट द रेट ऑफ 10%। अंडरस्टैंडिंग, परफेक्ट। लेट्स कम टू द टैक्स रेट्स। टैक्स रेट्स बाकी है एंड एक सेक्शन नंबर 54 का एक पॉइंट बाकी है, बहुत जबरदस्त पॉइंट्स है, प्लीज सब लोग पूरा फोकस करना टैक्स रेट्स पे, ठीक है। टैक्स रेट्स पे सबसे पहले आते हैं, टैक्स रेट्स में आता है लॉन्ग टर्म के टैक्स रेट्स एंड शॉर्ट टर्म के टैक्स रेट्स, ठीक है। फर्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट लॉन्ग टर्म के टैक्स रेट्स। लॉन्ग टर्म के केस में देयर आर टू सेक्शन, सेक्शन नंबर 112A एंड 112। इन केस ऑफ सेक्शन नंबर 112A, मतलब कौन से असेट्स होते हैं, असेट्स कैन बी लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, और ये बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स तुम लोगों को अभी के लिए नहीं है, ठीक है। मेरा कौन से असेट्स ट्रांसफर हुए, ये असेट्स ट्रांसफर हुए, ठीक है। असेट्स ट्रांसफर कभी हुए दैट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द आंसर, बिकॉज असेट अगर ट्रांसफर हुए हैं बिफोर द अमेंडमेंट 23/7/2024, then the rate, like the benefit which was I was getting, the of earlier tax rate of 10% I will get 23/7 के पहले 10% क्या था, 10% वॉज माई टैक्स रेट। सो अगर मैंने असेट ट्रांसफर किया है 23/7 के पहले, तो नया टैक्स रेट ही नहीं था ना, सो 10% कंसिडर किया जाएगा इन एक्सेस ऑफ 1.25 lakhs। बट अगर कौन सा भी असेट ऑन और आफ्टर 23/7 सेल हो रहा है, देन उस पर रेट क्या लगेगा, 12.5% इन एक्सेस ऑफ 1.25 lakhs। सर ये 1.25 के एवरी सेल का एग्जाम्पशन है क्या, नहीं भाई ऐसा नहीं है, आई विल शो यू कैसे होता है। देखो, व्हाट इफ आई हैव two shares which I have sold. One share is sold on 22/7/24 for 5 lakhs. One share is sold on 22/9/24 of 2 lakhs. Are you understanding this? So 22/7 का है उस पर 10% लगेगा, 22/9 का है which is 12.5% लगेगा। Are you understanding? Okay. Now 5 + 2 करने के बाद मेरा आंसर कितना आता है, 7। पूरे साल का 1.25 lakhs का लिमिट है, पूरे साल का 1.25 लिमिट्स का 1.25 lakhs का लिमिट है। सो 7 lakhs में से मैं पूरा का पूरा 1.25 माइनस करूंगा, सो मुझे कितना मिल गया, 5.75 लाख। बट सर मुझे ये तो बताओ, मैं ये 1.25 lakhs 5 lakhs में से माइनस करूं या 1.25 lakhs 2 lakhs में से माइनस करूं? बिकॉज अगर मैंने 1.25 lakhs 5 lakhs में से माइनस किया, तो माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर 10% टैक्स लगेगा। अगर मैंने 2 lakhs में से माइनस किया, तो ये माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर 12.5% टैक्स लगेगा। तो सर ये 1.5 lakhs अगर पूरे साल का है तो मैं कैसे करूं? सिंपल चीज है, उन्होंने बोला यू टेक योर ओन कॉल कि किधर से करना है। तो लॉजिकल बात है, तुम लोग किससे करोगे, जिसका टैक्स रेट सबसे ज्यादा है। तो टैक्स रेट किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, तो इसके वजह से 1.25 lakhs तुम लोग इसके अगेंस्ट यूटिलाइज कर दोगे, राइट। देखो 10% पे पूरा का पूरा 5 लाख पे दे दिया, और 2 lakhs में से 1.25 का बेनिफिट लिया और उस पर 12.5%। आर यू क्लियर विद इट? यस, ओके। नाउ कंडीशंस क्या है, कंडीशंस एकदम सिंपल है कि भाई सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स शुड बी पेड, मतलब ये शेयर्स होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए, लिस्टेड होने चाहिए। चैप्टर 6 से डिडक्शंस नॉट अलाउड, ऑफ कोर्स रिबेट नहीं मिलेगा, याद रखना इसमें रिबेट नहीं मिलता है और इंडेक्सेशन भी नहीं मिलता है। चलो ठीक है, हम लोग अभी बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट दैट इज 112। 112 भी स्टार्ट करने के पहले 111A देख लेते हैं। 111A वाज टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म। 111A is very much similar to 112A। 112A के जो असेट्स है ना, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, सेम है। बिजनेस ट्रस्ट इधर एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। इधर असेट स्ट्रीम ट्रांसफर हुआ है पर इधर शॉर्ट टर्म है, तो अगर शॉर्ट टर्म होंगे तो याद रखना, अमेंडमेंट के पहले, अमेंडमेंट के पहले का जो टैक्स रेट है इट वाज 15%, बट अगर अमेंडमेंट के बाद हुआ देन इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी 20%। अंडरस्टैंडिंग, परफेक्ट। 15 एंड 20 बेसिकली रेट बढ़ चुका है, 15 का 20 हो चुका है, ठीक है। चैप्टर 6 से डिडक्शन नहीं मिलेगा, रिबेट इसमें मिल जाएगा। 112A में रिबेट नहीं मिलता है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, ओके ठीक है। नाउ याद करो 15 एंड 20।
चलो इधर आ जाओ अभी। 112 मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवरीबडी प्लीज लुक हियर, एवरीबडी प्लीज लुक हियर। आगे का 5 मिनट मेरे साथ रहना। अमेंडमेंट आया कभी? अमेंडमेंट कभी आया? 23/7/24 के पहले अमेंडमेंट नहीं था। 23/7/24 को अमेंडमेंट आया। उसके पहले तो लाइफ में कुछ प्रॉब्लम था ही नहीं। उसके पहले लाइफ में कुछ प्रॉब्लम था ही नहीं। उन्होंने क्या बोला मालूम है? जो भी लॉन्ग टर्म असेट्स है ना, जो 112 ए के छोड़ के है, 112 ए छोड़ के जो भी लॉन्ग टर्म असेट्स है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बिल्डिंग है। वो बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग 112 में आती है, 112 ए में नहीं आती। मैंने अगर वो बेच दिया, देन इन दैट केस अगर 23/7 के पहले बेचा होगा ना, देन इन दैट केस उस पर रेट फिक्स था, इट वाज 20% एंड आई यूज टू गेट द इंडेक्सेशन परफेक्ट। 23/7 के बाद मतलब ऑन और आफ्टर 23/7/24 के बाद उन्होंने बोला कि हम लोग ने इंडेक्सेशन निकाल दिया, हम लोग अभी इंडेक्सेशन देंगे ही नहीं किसी को भी। हम लोग ने बोला सर इंडेक्सेशन तो दो, उन्होंने बोला नहीं हम लोग इंडेक्सेशन नहीं देंगे। पर सर तो हम लोगों के लिए बेनिफिट कैसे होगा? बेनिफिट होगा, हम लोग टैक्स रेट कम करेंगे। 20% जो विथ इंडेक्सेशन था, वो लोग बोल रहे कि हम लोग टैक्स रेट कितना करेंगे? 12.5% करेंगे। चलो ठीक है, ये इंडेक्सेशन हटा दिया। बट देर आर फ्यू पीपल जिनको इंडेक्सेशन मिला। कौन है लोग? वो एक इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, और अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग परचेस किया हुआ है पहले, प्लीज समझना, लैंड एंड बिल्डिंग पहले परचेस किया हुआ है और बाद में सेल कर रहा है। क्या पहले परचेस किया हुआ है? लैंड एंड बिल्डिंग पहले परचेस किया हुआ है एंड बाद में सेल कर रहा है। उनके लिए इंडेक्सेशन का बेनिफिट अवेलेबल होगा, ऑप्शन अवेलेबल होगा। दे कैन से कि तू उनको अगर कौन सा, वापस बोल, इंडिविजुअल, रेसिडेंट इंडिविजुअल जो लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ 23/7 के पहले परचेस किया है, 23/7 के बाद में सेल किया, इनको मिला ऑप्शन। क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ये है, इफ यू वांट टू कंसीडर 20% विद इंडेक्सेशन यू कैन गो फॉर इट, और 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन यू कैन गो फॉर इट। ओके, ये किसको मिला? लैंड एंड बिल्डिंग जो अक्वायर हुआ है प्रायर एंड सेल हुआ है आफ्टर। ओके परफेक्ट। सर व्हाट अबाउट अदर असेट्स? अदर असेट्स को कुछ नहीं मिला भाई। अदर असेट्स को कुछ नहीं, वो पहले अक्वायर हुआ हो, बाद में अक्वायर हुआ हो, या कभी भी अक्वायर होकर सेल हुआ हो, डजेंट मैटर। 23/7 का डेट क्रॉस हुआ और अगर वो सेल हुआ, कभी अक्वायर हुआ है, फर्क नहीं पड़ता है, सीधा का सीधा 12.5% विदाउट इंडेक्स। परफेक्ट। अभी सब लोग इधर देखो, ट्रांसफर ऑन और आफ्टर 23/7/24, इसके अंदर मैं पहले बात करता हूं लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ। Acquired before 23/7, sold on or after 23/7। पहले अक्वायर किया, बाद में बेचा। गुड, आई हैव एन ऑप्शन। इंडिविजुअल और एचयूएफ जो रेसिडेंट्स है, 20% विद इंडेक्सेशन एंड 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, उनको ऑप्शन मिला है। बट सर व्हाट अबाउट अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ? व्हाट अबाउट अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ? उनको ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन नहीं है मतलब क्या? 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। देखो, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ होगा तो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। नाउ आई वांट यू टू ट्राई द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, इफ द असेट इज अक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 23/7 एंड सोल्ड आल्सो ऑन और आफ्टर 23/7, क्या होगा? लैंड एंड बिल्डिंग है, अक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 23/7 एंड सोल्ड आल्सो ऑन और आफ्टर 23/7, क्या होगा? कितना परसेंट आएगा? विल ही गेट द ऑप्शन? नो, ही विल नॉट गेट द ऑप्शन। इधर इंडेक्सेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। बिकॉज पहले अक्वायर करके बाद में सेल किया ना, तो ही ऑप्शन मिलता है, और वो भी लैंड बिल्डिंग का बोथ का, वो भी इंडिविजुअल को। ठीक है, नाउ अदर असेट्स का बात करते हैं। अदर असेट्स का बताओ। अदर असेट्स इधर अक्वायर्ड प्रायर टू या फिर ऑन और आफ्टर, या फिर सोल्ड प्रायर टू या ऑन और आफ्टर 23/7 होगा। देखो, कभी भी असेट, अदर असेट्स 23/7 या उसके बाद सेल होता है, खेल खत्म, तुझे 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन ही लगेगा। आई होप यूर क्लियर। चैप्टर 6 डिडक्शन नहीं मिलेगा, रिबेट मिल जाएगा, बेसिक एग्जामिशन लिमिट नहीं। अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी? ओके। और ये जो शॉर्ट टर्म में जो अदर अदर असेट्स होते हैं, मतलब इधर तो नॉर्मल है, ये असेट्स है ना। सर गोल्ड बेचा तो 100, इस पे कुछ तो लिमिट नहीं है, ये नॉर्मल रेट के हिसाब से टैक्स होगा। मतलब इंडिविजुअल होगा तो स्लैब रेट्स, कंपनी होगा तो कंपनी का रेट, फर्म होगा तो फर्म का रेट। लास्ट पॉइंट फॉर टुडे, दैट इज गोइंग टू बी शेयर्स अक्वायर्ड प्रायर टू 1/2/2018। आई एम टॉकिंग अबाउट लिस्टेड शेयर्स।
आई एम टॉकिंग अबाउट लिस्टेड शेयर्स, बराबर। एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन, लास्ट पॉइंट। अगर मैंने लिस्टेड शेयर्स 1 to 2018 के पहले परचेस किए हैं, प्लीज समझो, इफ द शेयर्स हैव बीन अक्वायर्ड on 7/7/15 and sold on 24/4/25, they said that if the listed shares are acquired prior to 1 to 2018, then in that case वो जो listed shares का actual cost है, that will be revalued as on 31/1/2018. Fair market value as on 31/1/2018. Is everybody clear? So actual cost or FMV on 31/1/18, whichever is higher. Perfect. मुझे बताओ इसमें रिवैल्यूएशन लगेगा क्या? Assets are acquired on 1/4/2094. Okay, 2094 or 1994. Acquired on 1/1/14/94. Sold on 24/4/25. Just tell me yes or no. Can I say इधर मुझे 2 बार वैल्यूएशन करना पड़ेगा? Can I say मुझे 2 बार इधर रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा? Assets acquired prior to 1401 होगा तो पहला रिवैल्यूएशन होगा as on 1401. FMV as on 1401, whichever is higher. वो जो अमाउंट आएगा वो मैं 31/1/2018 के साथ वापस रिवैल्यू करूंगा और whichever is higher आएगा. So cost of acquisition will be, first revaluation will happen on 1401, second revaluation will happen on 31/1/18. ये जो वैल्यूएशन होगा ये हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे फ्रॉम सेल कंसिडरेशन. सुपर. If the assets are acquired 3/2/2023, इधर भी लोग गलती करते हैं. लोगों को समझा कि भाई रिवैल्यूएशन करना तो हमेशा अरे भाई अक्वायर कभी हुआ है? अक्वायर हुआ है 3/2/23 को. सेल कभी हुआ है 25/3 को. सो कैन आई से अक्वायर तो बाद में हुआ, तो रिवैल्यूएशन कभी होगा? होगा ही नहीं कुछ रिवैल्यूएशन. तो रिवैल्यूएशन कॉस्ट, नो रिवैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड. कुछ भी जरूरत नहीं है रिवैल्यूएशन. आर यू अंडरस्टैंडिंग बॉयज एंड गर्ल्स? ओके. आप पॉइंट तो इधर आता है, दैट इज बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स. देखो, बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स बहुत जबरदस्त पॉइंट है. इफ द बोनस शेयर्स आर आल्सो गिवन, मतलब हम लोगों को तो बोनस शेयर्स मिलता है. बोनस शेयर्स कभी मिला? 7/7/25 को बोनस शेयर्स मिले. ठीक है, वो तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 आता है. मैंने सेल कभी किया? मैंने सेल किया 24/4/2025 को. तो मैं जब भी सेल करूंगा तभी मैं कॉस्ट 0 पकड़ूंगा क्या? नहीं, मेरा एक्चुअल कॉस्ट और रीवैल्यूएशन विल हैपन ऑन 31/1/2018 अगर वो लिस्टेड शेयर्स का बोनस शेयर होगा तो. सो माय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी nil और FMV as on 31/1/18, whichever is higher. I hope you are clear. Understanding? इधर आते हैं. Acquired on 1/4/94, बोनस इशूड. सेल कभी किया 24/4/25. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इधर वापस भले वो बोनस शेयर होगा तो भी अपन 2 बार रीवैल्यू करेंगे. नंबर 1 एज ऑन 1401, उसमें कैसे होगा? नील और FMV whichever is higher, so which is my FMV. Again that FMV will be revalued as on 31/1/18. That FMV as on 1401 or FMV as on 2018, whichever is higher. परफेक्ट एकदम. और अगर बोनस शेयर्स इशू हुए हैं आफ्टर 1/4, मतलब आफ्टर 1/2/2018, 3/2/23 को बोनस शेयर्स इशू हुए और 25/3 को बेच दिए, देन इन दैट केस इसमें रिवैल्यूएशन की जरूरत नहीं है बिकॉज बाद में इशू हुए. सो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज गोइंग टू बी दिस. एवरीथिंग क्लियर्स ऑल द कंफ्यूजन अबाउट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स का पॉइंट. कभी भी याद रखो 31/1/18 का जो तुम लोगों को FMV लेना है वो तुम लोगों को हाईएस्ट वैल्यू लेना है. हाईएस्ट वैल्यू. दे कैन गिव यू एवरेज, दे कैन गिव यू लोएस्ट वैल्यू. 31/1 का कौन सा कंसिडर करें? अलग अलग होता है ना, एवरी डे का एवरी पॉइंट अलग अलग होता है, एवरी मिनट पे अलग अलग हो सकता है. तो तुम लोगों को क्या लेना है? हाईएस्ट वैल्यू लेना है. अंडरस्टैंडिंग? हाईएस्ट वैल्यू ड्यूरिंग दैट डे. परफेक्ट. सो दोस्तों, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कैपिटल गेन्स इन जस्ट 40-50 मिनट जो भी हम लोग ने किया. बट आई होप दैट दिस एंटायर सेशन वॉज हेल्पफुल फॉर यू. तुम लोगों को एक अच्छा खासा एक पूरा ओवरव्यू मिला होगा पूरे चैप्टर का और अच्छा खासा तुम्हारा रिवीजन भी हुआ होगा. और एक चीज कि छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोगों के मिस आउट भी अभी नहीं होंगे. प्लीज ये
ये जो भी पॉइंट्स होंगे प्लीज एक बार पढ़ लेना। ये नोट्स मैं तुम लोगों को टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और अगर जितना भी तुम लोगों के लिए मैंने किया है, ये नोट्स बनाए, तुम लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर 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 बताना। राइट, आई होप इट वाज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड यस, सो हम लोग कल मिलेंगे फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस। यस, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे एक्टिव रहना। आई विल टेल यू द रिवाइज टाइमिंग फॉर टुमारो। आई विल टेल यू द रिवाइज टाइमिंग फॉर टुमारो। प्लीज स्टे ट्यून्ड ऑन माय टेलीग्राम। मैं रात को बिफोर आई स्लीप आई विल टेल यू द रिवाइज टाइमिंग। लेट्स अटेंड लाइव, एंड वो इतना बड़ा नहीं होगा, छोटा सा सेशन होगा। 20-25 मिनट के अंदर हम लोग वो रेजिडेंशियल स्टेटस भी कंप्लीट कर देंगे। बट एक चीज है कि मेरे साथ साथ लाइव आके कंप्लीट कर देना, सो दैट तुम लोगों को बाद में दूसरा सब्जेक्ट भी तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, चलो जाते जाते प्लीज एक छोटा सा लाइक करना और सब दोस्तों को जरूर शेयर करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज अमित महाजन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। आई विल शेयर ऑल द नोट्स विद यू इन द टेलीग्राम।